तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज़ में ही हमारी अगली डेरिवेशन है। इसमें सीमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इन इंग्लिश अगर हम इसे कहें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अब इसमें देखिए है क्या, फाइनाइट लेंथ की है, इसी से हम लोग इनफाइनाइट लेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो होती क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं वो है B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये हमें इस डेरिवेशन के अंदर डेराइव करना है। तो ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में है, लॉन्ग में आती है, इसको अच्छे से तैयार करिए। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पे डाल रखी है। ठीक है, तो उसे भी खास तौर से देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले कुछ कंसिडरेशन हमें लेना होगा, जैसे फाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टर लेना पड़ेगा जिसमें करंट हमें फ्लो करानी होगी I। तो लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ XY इन विच I एम्पियर करंट फ्लोस। माना कि एक धारावाही चालक XY जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, इस धारावाही चालक से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, A दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ड्यू टू दिस कंडक्टर एट द डिस्टेंस ऑफ R, फ्रॉम दिस कंडक्टर एट द डिस्टेंस ऑफ R देयर बी अ पॉइंट M वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस कंडक्टर। ओके, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हम ये देखेंगे कि इन दोनों एंड पॉइंट का इस P पर कितना एंगल। पहले अच्छा मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो अपना वही राइट हैंड कर्ल रूल, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करंट की डायरेक्शन में थंब को करते हैं, है ना, और ऐसे राउंड करते हैं। तो इधर साइड पे फिंगर्स इनसाइड जा रही है, उधर से फिंगर्स बाहर आ रही है, राइट हैंड। तो इस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ यानी इनवर्ड होगी और यहाँ आउटवर्ड होगी। एक दूसरा तरीका है पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। तो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में आप थंब कर लीजिए और फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ करिए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मुझे P पर निकालना तो मैंने P की तरफ। तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हम पुशिंग बाय पाम यानी कि धक्का देने की दिशा हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इनवर्ड बनेगा, अंदर की तरफ। अगर यही P पॉइंट इधर होता तो बाहर की तरफ हो जाता। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं इस XY का इस पर एंगल, इस पॉइंट P पर एंगल क्या है, फॉर एग्जाम्पल φ1 और φ2 है। तो φ1 एंड φ2 आर दी एंगल सबटेंडेड एट P ड्यू टू x एंड y, यानी कि P पर बिंदु x तथा y से अंतरित कोण φ1 व φ2 है। ठीक है, तो चलिए हमें इसको करने के लिए, क्योंकि ये बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है, थोड़ा सा बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में हमें पता होना चाहिए। बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, किसी कंडक्टर में अगर I एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो उसके एक एलिमेंट अगर हम कट कर लें DL, उसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो वहां कितनी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो सिंपल B dB इज इक्वल टू, क्योंकि DL की वजह से तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ यहां पर भी होगी, क्योंकि देखिए वही वाला रूल लगाइए। तो क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 IdL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये थीटा कहाँ का एंगल है, ये थीटा कंडक्टर यानी लेंथ एलिमेंट की अगर मैं डायरेक्शन लूँ तो लेंथ एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन P की तरफ होती है, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसी से गड़बड़ी हो जाती है न्यूमेरिकल्स में। बोलो समझा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, सिंपल बता दिया जाता है कि थीटा क्या है, चालक और चालक से P के मध्य दूरी के बीच का कोण है ना। लेकिन ऐसा नहीं, या OP के चालक और OP के मध्य कोण है। आपको मैं बता रहा हूं, ऐसे याद रखना कि जो लेंथ एलिमेंट यानी कि लंबाई लिया है उसकी दिशा धारा की दिशा में मान लेना, और चुंबकीय क्षेत्र जिस बिंदु पर निकालना है यानी कि वो पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसकी डायरेक्शन के बीच का एंगल, पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल होगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, चूंकि बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है तो हम जानते हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम, आपके पास डेरिवेशन ऑलरेडी है, बस आप ये वीडियो समझने के लिए कर रहे हैं। डेरिवेशन आपके पास इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ सिर्फ आप समझ रहे हो, तो आप कैलकुलेशन और मेथड देखिए, है ना। लैंग्वेज पे मत जाइए, लैंग्वेज आप अपने नोट से, अपनी टेक्स्ट बुक से, जहां से मन करे आप वहां से देख लो। ठीक है, वी नो दैट बायो-सेवर्ट लॉ, क्या चीज, बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, B इज इक्वल टू या DB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 IdL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए ये सारी चीजें हम इसमें ढूंढते हैं। तो पहले DL चाहिए, तो कंडक्टर में कोई एलिमेंट मान लो DL, तो यहां से हम कुछ दूरी ऊपर जाके एक एलिमेंट यहां कट कर लेते हैं,
लेट सपोज कि इसका नाम मैंने रख दिया EF, EF की लेंथ मैंने DL लेट कर ली, ठीक है। अब इस EF का हमें P पर, क्योंकि EF मैंने बना बहुत बड़ा दिया है बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि अगर मैं यहाँ से इस P पर लाइन बनाऊँ, यहाँ से इस P पर लाइन बनाऊँ, तो दोनों की वैल्यू R ही होगी, समझिए। चलिए मान लेते हैं ये छोटी वाली R है। भाई मैंने दो चीज़ों के बीच में बहुत छोटा एंगल है, बहुत छोटा एंगल है। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर है तो यहाँ एंगल है, और अगर परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो जाए तो हाइपोटेनियस और बेस लगभग बराबरी हो जाएगी, ठीक है। अब ये बात आती है थीटा किसके बीच का एंगल, मैंने ये बताया थीटा DL और R के बीच का एंगल। तो DL ये रहा इस डायरेक्शन में, है ना, और R ये रहा, है ना। अब चाहे आप कोई सा भी एंगल आप बना लो यहाँ से, बस DL और R के बीच में होना चाहिए, चाहे ये वाला बना लो। लेकिन इससे भी इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों डायग्राम आप, ये दोनों रेखाएं अभी आपको छोटी बड़ी दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इससे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि हमें इक्वल लेंथ मिल जाए। तो ये मैं इसको G लेट कर ले रहा हूँ, तो अब ये दोनों लगभग इक्वल होगी। चलो मैं इसको थीटा लेट करता हूँ, ये क्या है तुम्हारा थीटा है। बात समझ आया, ये हो गया थीटा, बात समझ आया। तो अगर मान लो कंडक्टर करंट नीचे जा रही है, DL हो गया, ये R हो गया, तब भी एंगल ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में DL ले लो या करंट के अपोजिट ले लो, उससे कोई मतलब नहीं। बात समझा। तो ये हो गया थीटा। इसका कैलकुलस मेथड भी, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वो हालांकि जल्दी हो जाता है, लेकिन कैलकुलस मेथड है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज होगा, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ चीज़ों को। ध्यान से देखिए, तो आइडियल साइन थीटा बाई R, इसको यहाँ थीटा लेट कर लिया। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, कौन सा ट्राइंगल, त्रिभुज EFG में अगर मैं, मुझे साइन थीटा चाहिए ना, थीटा नहीं चाहिए मुझे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर, है ना, अपॉन में कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन हुआ थीटा के सामने, कर्ण कौन हुआ 90 के सामने, यानी परपेंडिकुलर थीटा के सामने, हाइपोटेनियस 90 के सामने। तो क्या हो गया, इतना तो आप लोग को आता है 12th के बच्चे हो, क्या हो जाएगा E 90 के सामने EG अपॉन, एक मिनट रुकिए, ठीक है, EG अपॉन EF, EG अपॉन EF। भाई ये परपेंडिकुलर, यह इसके सामने 90 के सामने हाइपोटेनियस। अब यहां से EG की वैल्यू कितनी हो गई, EG इज इक्वल टू EF साइन थीटा, और EF कितना है, EF DL के इक्वल है, तो DL साइन थीटा। देखिए निकालने गए थे, साइन थीटा मिल गया पूरा DL साइन थीटा, लेकिन DL साइन थीटा इज व्हाट EG, EG भी मुझे पता नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, EG किस ट्रायंगल में आ रहा है, ध्यान से कि इस ट्रायंगल में। अगर मान लिया ये फाई है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको फाई, ये पूरा फाई है ना, फाई 1 है ना, तो फाई का ही एंगल है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए डी फाई लेट कर लेना हूं। सभी ने पढ़ा है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना है डी फाई, चाप कितनी है, क्योंकि अभी दोनों लाइन किसी सर्कल, अगर ध्यान से देखो तो सर्कल में सारी रेडियस बराबर होती है, तो ये हो गई रेडियस, ये हो गई आर्क, ये हो गई आर्क, और ये एंगल बहुत छोटा है, इसलिए आपको ये कैसा दिख रहा है, एकदम स्ट्रेट, यही चीज बनी हुई है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो एंगल इक्वल टू आर्क कितनी हो गई ई जी अपॉन रेडियस कितनी हो गई आर, क्योंकि ये मैंने मान रखी है आर। तो यहां से ई जी की वैल्यू कितनी आ गई, ई जी बराबर आर डी फाई। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। जरा बाई 2 और 3 आप देखिए, दोनों में ई जी की वैल्यू निकली है, तो इसको मैं हटा देता हूं। बाई या समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, आर डी फाई इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 4। अब डी एल साइन थीटा की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, ये हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा बताइए, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, नीचे आर स्क्वायर हो गया, डी एल साइन थीटा की जगह मैंने रख दिया आर डी फाई, एक आर से एक आर
कैंसिल हो गया, तो डी बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई बाई आर। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस डेरिवेशन में मुझे पता क्या है, केवल मुझे जो भी वैल्यू निकालनी है वो फाई 1 फाई 2 आई और ए के टर्म में निकालनी है, यहाँ पर कहीं आर नहीं है। चेक करिए, आर तो हमने लेट किया ना कि इस लेंथ एलिमेंट जो हमने लेट किया उसकी डिस्टेंस, तो इस आर को ही मुझे रिमूव करना पड़ेगा। लेट अस सपोज कि मैं इसको पी पॉइंट के माना था तो इसको क्यू पॉइंट मान रहा हूं। तो जरा इन ट्राइंगल ई क्यू पी देखिए, त्रिभुज ई क्यू पी में, ई क्यू पी में ध्यान देखिए, तो आर हटाना है, आर हटाना है और आर की जगह पे मुझे ए लाना है। तो आर और ए का रिलेशन क्या बनेगा, आर और ए का रिलेशन क्या बनेगा, अगर ध्यान से देखिए तो ये एंगल अगर मैं इसे कुछ लेट कर लूँ, इस एंगल को, चलिए मैं इस एंगल को फाई लेट कर लेता हूँ, ठीक है। बट भाई ये पूरा फाई 1 है, ये पूरा फाई 1 है, ये फाई है, तो ये उसका छोटा सा पार्ट डी फाई हो गया। यही फाई बढ़ते 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 फाई में डी फाई जोड़ा, फिर और डी फाई जोड़ा, ऐसे करते करते ये पूरा फाई 1 बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ये पूरा फाई है, अब इसमें थोड़ा और बढ़ाया, डी फाई बढ़ गया, डी फाई बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते ये पूरा कितना हो जाएगा, फाई 1 हो जाता है, इसलिए मैंने उसको फाई लेट कर लिया है, ठीक है। तो अब ऐसा कोई रिलेशन हो जो आर ए और फाई का रिलेशन हो, तो भाई दिख रहा है ये बेस है, भाई एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस है, हाइपोटेनियस, तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन होता है कॉस, कॉस फाई बराबर बेस, बेस मतलब क्यूपी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ईपी। तो क्यूपी कितना हो गया, क्यूपी इज व्हाट, ए अपॉन में आर कॉस फाई, तो यहां से आर की वैल्यू निकली ए अपॉन कॉस फाई। आर का मान समीकरण किसमें, 5 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टी फाई अपॉन आर की वैल्यू क्या हो गई, ए अपॉन कॉस फाई, ए अपॉन कॉस फाई। यहां पर ए अपॉन कॉस फाई की वैल्यू लेके जाके यहां रख दी, तो कॉस फाई करने से फाई, कॉस फाई कहां चला गया, ऊपर चला गया, कॉस फाई कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो कितना हो गया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई कॉस फाई बाई ए। बोली समझ आया, मैं एक बार चेक कर लूं सब कुछ फ्रेम में है या नहीं है, जी बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप जूम करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ जाती है इसलिए। तो ध्यान रखिए, अगर मैं इसको सिंपली लिख दूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए कॉस फाई डी फाई, तो सब कुछ देखिए फाई का फंक्शन है ना। अब मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, कुल चुंबकीय क्षेत्र की। अभी तो इस EF की वजह से है ना, अब मुझे पूरे कंडक्टर की वजह से चाहिए। तो ये EF कहाँ से कट कर सकते हैं, EF को यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे करते करते पूरा पूरा कंडक्टर हम कवर कर लेंगे। तो कुल चालक द्वारा सबके अलग अलग निकालेंगे सारे। भाई यहाँ DL कट करा तो उसकी वजह से DB निकली, यहाँ DL कट करा उसकी वजह से DB, सब अंदर ही की तरफ है, डायरेक्शन सेम है, तो हम सारी DB को ऐड कर लेंगे, टोटल कंडक्टर की हमारी DB पता चल जाएगी, है ना। तो टोटल कंडक्टर की B निकालने के लिए सारी DB को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो DB की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन में ए। तो जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई। अब लिमिट लगानी है आपको, कहां से कहां तक, किसकी लिमिट, डी फाई यानी फाई की लिमिट। फाई कहां से स्टार्ट करेंगे, जब एलिमेंट यहां कट करेंगे तो फाई 2 से, इस पॉइंट का एंगल कितना है पी पर, फाई 2, और यहां तक जाएंगे तो इस पॉइंट का एंगल कितना हो गया, फाई 1, पहले ही बताया था मैंने। तो फाई 2 से फाई 1, लेकिन बस एक बात यहां याद रखिएगा, फाई 2 से फाई 1 तो जा रहा है, लेकिन फाई 2 ध्यान से रखिए, तुम्हारा बेस लाइन के, ये जो बेस लाइन डिस्टेंस ली उसके नीचे है, तो हम इस फाई 2 को क्या लेंगे, माइनस फाई 2 से फाई 1, ठीक है। क्विक रिवीजन है, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम सीधे, आपको बस इतना याद रखना है कि बेस लाइन के नीचे वाले एंगल को माइनस में लेते हैं। तो कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए कॉस फाई का इंटीग्रेशन प्लस साइन फाई
माइनस फाइव वन से फाइव टू, बोलो समझाया। एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट आई बाई ए। अपर लिमिट साइन फाइव की जगह फाइव वन माइनस साइन फाइव टू की जगह माइनस फाइव टू। ओके, फाइव की जगह रखना ना माइनस, सॉरी माइनस, ये अपर लिमिट फाइव टू है ना, कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं नहीं नहीं, उल्टा हो गया, फाइव टू से फाइव वन है ना, तो ये फाइव टू होगा और ये फाइव वन, तो अपर लिमिट फाइव वन और लोअर लिमिट फाइव टू। ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो कितना हो गया b की वैल्यू? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाइव वन। अब इसी में देखिए माइनस का एंगल बाहर आ जाता है, तो प्लस में साइन फाइव टू। ये डेरिवेशन हमारी हो गई, बिल्कुल वही आ गया जो हमें लाना था। थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ा सा इसको बना के चलना है और ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगनी है, कुछ कॉन्सेप्ट याद करने हैं, तो वो यहाँ से हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाता है उससे, लेकिन फिलहाल आप इससे कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर मान लो मुझे ये इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए करना है, किसके लिए करना है? इनफाइनाइट कंडक्टर मतलब अनंत लंबाई के चालक के लिए। किसके लिए? अनंत लंबाई के चालक के लिए। सोच के देखिए, अगर अनंत लंबाई का चालक है तो ना उसका x होगा ना उसका y होगा। x भी बहुत ऊपर होगा और y भी बहुत नीचे होगा। अच्छा, थोड़ा सा x ऊपर बढ़ाओ तो ये फाइव वन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ेगा। थोड़ा सा और बढ़ाओ तो यहाँ बनेगा x, थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो यहाँ बढ़ेगा। अगर मान लो इनफाइनाइट पे, तो ये लाइन कैसी हो जाएगी? पैरेलल। तो इस बेस लाइन पे एंगल कितना होगा? 90। इधर ये भी y भी कैसा हो जाएगा? थोड़ा नीचे करोगे तो इतना बड़ा एंगल, थोड़ा और नीचे करोगे इतना बड़ा एंगल, ऐसे करते 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 बहुत इनफाइनाइट तक हो तो पैरेलल। यानी बेस लाइन पे कितना एंगल? 90। और बेस लाइन से बनने वाले एंगल है फाइव वन और फाइव टू, दोनों कितने हो गए? 90। ये वैल्यू जरा उस सीमित वाले में रख दो, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90। बच्चा बच्चा जानता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए। ये आपने इनफाइनाइट कंडक्टर यानी कि अनंत लंबाई के या असीमित लंबाई के, ऐसे वो सीमित है तो ये असीमित, अनंत लंबाई को हम असीमित भी बोलते हैं, तो असीमित लंबाई के चालक के लिए भी आप कर सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से ये हो गया सीमित, तो ये हो गया सीमित। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक होता है, कभी भी कोई बोल देता है सेमी फाइनाइट यानी अर्ध सीमित के लिए। अर्ध सीमित का मतलब क्या होता है बताता हूँ, क्या हटाता हूँ। अर्ध सीमित का क्या मतलब है समझना। अर्ध सीमित मतलब जिसमें एक तरफ इनफाइनाइट हो लेकिन एक तरफ हो ही ना कुछ इनफाइनाइट, मतलब यहीं से स्टार्ट, मतलब कंडक्टर कहाँ से स्टार्ट हो? कंडक्टर यहाँ से स्टार्ट हो। चलो इसको बना रहने देते हैं, अलग से बना देते हैं। अर्ध सीमित के लिए यही कर दूं, दिख रहा होगा। अर्ध सीमित चालक के लिए, अर्ध सीमित मतलब सेमी फाइनाइट। सेमी फाइनाइट के लिए क्या होगा? ये इनफाइनाइट तक होगा तो फाइव वन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये नीचे है ही नहीं क्योंकि अर्ध सीमित है, एक तरफ सीमित हो गया, एक तरफ फिक्स हो गया, यानी फाइव टू एंगल किसी भी एंगल फिक्स कर सकता है ना। और नहीं किया तो मैंने फाइव टू कहाँ से ले लिया? बेस लाइन से ले लिया। इसके नीचे कोई चालक है ही नहीं, तो ये फाइव टू कहाँ बनेगा? ये इसके नीचे कोई चालक है नहीं, तो ये वाई कहाँ बनेगा? क्यू पर। तो ये फाइव टू कितना हो गया? इस फाइव टू की वैल्यू हो गई बच्चा 0, क्योंकि ये वाई क्यू पे बनेगा, तो ये एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो फाइव टू की वैल्यू कितनी हो गई? फाइव टू की वैल्यू 0 हो गई। तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? उसी सीमित वाले में फॉर्मूला रख दो, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन 0। सही बच्चे जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 प्लस 0 1 ही आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई इसका करोगे तो कितना मिलेगा? b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। ये निकल आया तुम्हारा असीमित अर्ध सीमित चालक का। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कैलकुलस मेथड भी लगे हाथ करा दीजिए, तो अगर हम मैथ्स वाले हैं जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैलकुलस मेथड में कुछ नहीं, बहुत इजी है। अगर ध्यान से, अगर आप मन से बायो वाले हो जाते हो, लेकिन आप करो तो आपको आएगा। ठीक है, परेशान ना होइए। मैं कह रहा हूँ अल्टरनेट मेथड। मैंने कंडक्टर लिया, ये x पॉइंट, ये y पॉइंट, चलो यहाँ पर x पॉइंट, यहाँ पर y पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया P,
ए डिस्टेंस, यही तो लिया था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अंदर dB, कोई दिक्कत? अगर ध्यान से देखिए आप, तो यहां से यहां का एंगल कितना बन रहा था, ये पूरा एंगल है φ1 और ये पूरा एंगल है φ2, लेकिन माइनस में लेते थे, याद आया? देखिए बॉस, क्या करो, यहां से इस क्यू पॉइंट से कुछ डिस्टेंस जाके, कितनी डिस्टेंस जाके, सपोज लाइक y डिस्टेंस जाके एक एलिमेंट कट कर लो dy का, कितने का, dy का एलिमेंट कर लो, और वो एलिमेंट इस p पर कितना पोजीशन वेक्टर दे रहा है, r, तो पोजीशन वेक्टर और dy के बीच का एंगल क्या होता है, हमारा काम का एंगल होता है। ये एंगल अगर मिल जाए तो हमारे बायो-सेवर्ट लॉ क्या था, बायो-सेवर्ट लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही तो था। अगर ये थीटा मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। थीटा कितना होगा, यही तो है हमारा थीटा, dl और r के बीच का एंगल। अगर ध्यान से देखो तो अगर इस एंगल को मैं फाई माना था पिछले डेरिवेशन में और इसको मैं 90 मान रहा हूं, तो थीटा की वैल्यू कितना आया, 90 प्लस 5 बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहां पर वैल्यू रखो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl की जगह कितना होगा, dy, क्योंकि dl मैंने dy माना है, साइन 90 प्लस 5 अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, अब ये बताइए साइन 90 प्लस 5 कितना हो गया, कॉस 5, तो dB की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dy कॉस 5 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब हमें r रिमूव करना है, r और dy रिमूव करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं dy नहीं आ रहा और कहीं r नहीं आ रहा, तो r को रिमूव करने के लिए वही वाला ट्राइंगल, कौन सा, चलो इसको कुछ लेट कर लें, इसको कुछ लेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल E, चलो इन ट्राइंगल QEP, तो cos 5 बराबर क्या हो जाएगा, cos 5 बराबर a अपॉन r, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वैसे ही कर रहे हैं, r इज इक्वल टू a अपॉन cos 5 मतलब a sec 5, बोलो है ना। और अगर मैं इसी ट्राइंगल में फिर से तुमसे नहीं कहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 5, तो tan 5 क्या हो जाएगा, tan 5 हो जाएगा y अपॉन a, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a tan 5। अगर मैं आपसे कह दूं मुझे चाहिए dy, तो मैं कह दूं dy बाई डी फाई कितना होगा, तो आप कहोगे a sec स्क्वायर 5, क्योंकि tan 5 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर 5, तो dy की वैल्यू हमें कितनी निकल के आ गई, a sec स्क्वायर 5 डी फाई। अब इन दोनों वैल्यूज को, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को यहां रखो, पुटिंग इन 1, तो dB की वैल्यू क्या निकल के आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, dB की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dy की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, dy की वैल्यू a sec स्क्वायर 5 डी फाई। ओके, cos 5 पहले से था तो cos 5 अपनी जगह पर, अपॉन में r स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर sec स्क्वायर 5, क्योंकि r स्क्वायर की वैल्यू रखनी ना हमको, a स्क्वायर sec स्क्वायर 5, sec स्क्वायर 5 से sec स्क्वायर 5 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, तो dB की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a cos 5 डी फाई, नीचे सब कट पिटा गया। अब इसके बाद हम बताएं सीधे कहाँ पहुंच गए, हम इसके बाद सीधे पहुंच गए यहाँ पर, देखिए भैया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a cos 5 डी फाई। अब कोई एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस नहीं लेना, कोई ट्राइंगल नहीं लेना है ना, वैसे वाले सीधे जिन बच्चों को मैथमेटिक्स पसंद है या वो कैलकुलस मेथड से ज़्यादा इजीली कर लेते हैं तो यहाँ तक ले आए, इसके बाद तो ये मैंने पूरा लिमिट लेके कराई दिया है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए फटाक से। इसके बाद कहाँ जाना है आपको, इसके बाद सीधा पहुँच जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं तक तो आ गए, वापस बाबा लिखने की क्या जरूरत है, यहीं पर पहुँच गए देखिए, है ना। और उसके बाद पूरा वैसे ही कर दिया, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको फटाक से। नोट कर लीजिए, तो हम अपनी अगली डेरिवेशन पे चलें।